हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। हम यहाँ पे जो है क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे हैं। एंड उसके जो है टोटल हम 8 चैप्टर्स जो है वो टोटली कंप्लीट कर चुके हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 9, राइट। 9 चैप्टर जो है वो आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस बुक में जो क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है ना, इसमें हम जो है पूरे वर्ल्ड की थीम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने जो है ना एक तरह से एंशिएंट जो टाइम था तब से लेके जो है आज तक हर एक चीज को जो है हम वन बाय वन जो सिविलाइजेशंस थी यहाँ पे, डिफरेंट सिविलाइजेशंस जो होती हैं, तो उन सभी को हमने यहाँ पे कवर किया है। तो आज हम जो है अब पहुंच चुके हैं कौन से टाइम तक, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है ना वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था। तो हमारा जो 9 चैप्टर है इट इज रिलेटेड टू दी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, राइट। तो इंडस्ट्री में जो है अब किस तरह से रेवोल्यूशन आता है, कौन सी इंडस्ट्री की हम यहाँ पे बात करेंगे, उसके बारे में आपको धीरे धीरे यहाँ पे पता चल जाएगा। तो ये जो वीडियो रहेगी ना, ये 9 चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है। एंड ये जो है मोस्टली इसमें आपको इंट्रोडक्शन ही दी जाएगी कि हम जो है ना इस चैप्टर में क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। एंड इसमें ये भी बताने की कोशिश की जाएगी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मीनिंग क्या है, कौन सी पीरियड को हम यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नाम से जो है जानते हैं। तो वो सारी चीजें जो है हम इसमें यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दी टॉपिक। तो क्या था यहाँ पे, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड द इकोनॉमी। तो यहाँ पे जो है ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज की होती है, इंडस्ट्री की होती है एंड इकोनॉमी की होती है। किसकी, कौन सी कंट्री की, ब्रिटेन की आती है, राइट। तो ब्रिटेन में यहाँ पे जो है ना हमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले देखने को मिलता है। बट कब देखने को मिलता है, बिटवीन द 1780s एंड द 1850s इज कॉल्ड द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इस टाइम पीरियड को हम जो है ना फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो जब यहाँ पे जो है ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था तो इसका जो है ना ब्रिटेन के ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा था। मोस्टली जो है पॉजिटिव इफेक्ट ही पड़ा था। ब्रिटेन जो है ना सबसे आगे निकल जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके बाद में जो है फिर कुछ दूसरी यूरोपियन कंट्रीज में भी सिमिलर चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। देन फिर यूएसए में भी हमें जो है ना इसी तरह के कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। एंड दीज वर टू हैव अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी एंड इकोनॉमी। तो ऑब्वियसली जब किसी भी कंट्री में इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करेगी तो वहाँ की सोसाइटी जो है या फिर जो इकोनॉमी है ना उसके ऊपर मेजर इम्पैक्ट पड़ता है। एंड उसका इफेक्ट जो है ना उस कंट्री की सोसाइटी एंड इकोनॉमी के ऊपर तो पड़ेगा ही, जिस कंट्री में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसके साथ साथ जो है ना दूसरी कंट्रीज के ऊपर भी जो है हमें काफी ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। ओके। तो इस फेज में ऐसा क्या हुआ था कि जब यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हम इस फेज को बोल देते हैं, तो ऑब्वियसली नई मशीनरी यहाँ पे आई थी, नई टेक्नोलॉजीज जो होती है ना वो यहाँ पे इन्वेंट हुई थी, काफी ज्यादा मात्रा में जो है इन्वेंट हुई थी। नई मशीनरी के साथ जो है ना यहाँ पे फैक्ट्रीज में काम होना स्टार्ट हो चुका था। तो डेट इज वाई जो है ना इस पीरियड को हम जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नाम से बोल देते हैं। ओके। तो जब नई मशीनरी, नई टेक्नोलॉजी यहाँ पे एक तरह से फैक्ट्रीज में आ गई है, इंडस्ट्रीज में आ गई है, तो आप जो है ना गुड्स को यहाँ पे ज्यादा मात्रा में बनाया जा सकता था। एंड वो भी जो है ना कम समय में बनाया जा सकता था एज कम्पेयर टू दी हैंडीक्राफ्ट। पहले हाथ के साथ यहाँ पे काम होता था एंड हैंडलूम इंडस्ट्रीज जो थी तो उसमें हाथ के साथ काम होता था, मशीन्स इतनी ज्यादा नहीं थी। तो जिसकी वजह से जो है ना यहाँ पे काफी ज्यादा समय लगता था किसी चीज को बनाने में एंड काफी कम जो है ना यहाँ पे गुड्स जो है वो प्रोड्यूस होती थी। बट जब यहाँ पे मशीन्स के साथ जो है चीजें बननी स्टार्ट हो जाती हैं तो इसे मैसिव स्केल पे बनाया जा सकता था। एंड इवन जो है ना काफी कम रेट के ऊपर भी जो है इसे यहाँ पे बनाया जाता था। ओके। क्या था, दिस चैप्टर आउटलाइंस द चेंजेस इन द कॉटन एंड आयरन इंडस्ट्रीज। तो मोस्टली हम दो इंडस्ट्रीज के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, कॉटन इंडस्ट्री एंड आयरन इंडस्ट्री के ऊपर ही। तो वहीं पे जो है ना हमें ज्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो क्या था यहाँ पे, आप जो है ना एक स्टीम जो होता है, स्टीम एक न्यू सोर्स जो होता है पावर का, राइट। स्टीम पावर जो होती है ना वो इन कंट्रीज ने अब जो है ज्यादा से ज्यादा जो है वो यूज करनी स्टार्ट कर दी थी। इसके बारे में जो है ना स्टीम पावर का इन्वेंशन यहाँ पे हो चुका था। तो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज में जो है ना इन्होंने स्टीम पावर का जो है ना वो ज्यादा यूज करना स्टार्ट कर दिया था।
तो जिसकी वजह से आप जो है ना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो होता है ना, उसकी जो फास्टर फॉर्म्स होती हैं वो यहाँ पे बननी स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे कि शिप्स जो थी दैट इज बेस्ड ऑन द स्टीम पावर, जो कि स्टीम पावर के साथ चलती थी शिप्स, या फिर जो रेलवेज होती हैं जो कि स्टीम पावर के साथ चलती हैं ना, तो उसकी इन्वेंशन यहाँ पे जो है वो होनी स्टार्ट हो जाती है जब स्टीम पावर के बारे में इन्हें समझ आ जाता है। तो यहाँ पे जो है ना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो हो गया, शिप्स हो गए या फिर रेलवे होगी, तो उसकी भी इन्वेंशन यहाँ पे होती है, दैट इज बेस्ड ऑन द स्टीम पावर। ओके, तो अब क्या था, जो इन्वेंटर्स या फिर जो बिजनेसमैन जिन्होंने ये चेंजेस यहाँ पे लाए थे, वो पर्सनली जो है ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा वो वेल्थी थे या फिर जो है वो ज्यादा एजुकेटेड थे, वो ज्यादा पर्सनली वेल्थी भी नहीं थे, ना ही ज्यादा एजुकेटेड थे बेसिक साइंसेस में, जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री में या फिर कुछ और इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड्स जो होती हैं, राइट। इन चीजों में ऐसा नहीं कि उन्होंने इन चीजों को अच्छे से पढ़ रखा था, बट धीरे धीरे ओवर द टाइम उनकी समझ ऐसी थी कि उन्होंने जो है ना ये इन्वेंशन यहाँ पे कर डाले थे, राइट। सो अब क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू ग्रेटर प्रोस्पेरिटी फॉर दिस सम। तो अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है ना किसी कंट्री का, तो उसके पॉजिटिव इफेक्ट भी होते हैं एंड नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं। तो किसी किसी लोगों के लिए जो है ना यहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट थे, कई लोग जो है ना काफी ज्यादा प्रोस्पेरस हो जाते हैं, बट कई लोग जो थे ना जो कि पहले हैंडलूम का काम करते थे, हाथ के साथ जो है ना उनकी इंडस्ट्रीज जो वो यहाँ पे चल रही थी, जो कि बेस थी यहाँ पे हैंडमेड चीजों के ऊपर, उसको जो है ना ज्यादा नुकसान यहाँ पे होता है। तो जो पुअर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस थी ना यहाँ पे मिलियन ऑफ पीपल की, इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन, उनके ऊपर ज्यादा जो है नेगेटिव प्रभाव यहाँ पे पड़ता है। तो ऑब्वियसली जब कोई नई चीज यहाँ पे सोसाइटी में आती है तो कुछ सेक्शन सोसाइटी के ऐसे होते हैं जो कि उसका यहाँ पे विरोध करते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पे भी हुआ था, लोगों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट करने स्टार्ट कर दिए थे, एंड जिसकी वजह से जो है ना यहाँ पे गवर्नमेंट ने फिर कुछ लॉज जो होते हैं वो भी यहाँ पे बना दिए थे, क्योंकि जब यहाँ पे इंडस्ट्री जो है वो बन गई है, तो बट वहां पे जो है ना वर्किंग कंडीशंस जो होती हैं लोगों की वो भी खराब थी उन फैक्ट्रीज में। यहाँ पे जो है ना इंडस्ट्री एक तरह से काफी ज्यादा, जिसका इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे हो चुका था जिन फैक्ट्रीज का, वहां पे वर्किंग कंडीशंस भी गलत थी। तो फिर क्या होता है कि जो प्रोटेस्ट यहाँ पे होते हैं वो लोग भी यहाँ पे आ जाते हैं, पुरानी इंडस्ट्री वाले लोग भी यहाँ पे आ जाते हैं। तो फिर गवर्नमेंट जो है ना एक तरह से नए लॉज बनाती है जिसके थ्रू जो वर्क की कंडीशन जो होती है उन्हें रेगुलेट किया जा सके, राइट। सो अब ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो टर्म है ना, वो सबसे पहले किसने यहाँ पे यूज की थी, मीन इस कंट्री में यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यहाँ पे हुआ था, तो ये जो वर्ड है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो सबसे पहले किसने यूज किया था। तो ऑब्वियसली यूरोपियन स्कॉलर्स थे, जॉर्ज मिशेल जो कि फ्रांस से बिलोंग करते थे, एंड फ्रेडरिक एंजल्स जो कि जर्मनी से बिलोंग करते थे। उन्होंने जो है ना अपने टेक्स्ट में यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वर्ड जो है वो यहाँ पे यूज किया था। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो उनके फिलोसोफर एंड इकोनॉमिस्ट थे आर्नोल्ड टॉनबे, एंड उन्होंने जो है ना ये वर्ड सबसे पहले यूज किया था टू डिस्क्राइब द चेंजेस दैट अकर्ड इन द ब्रिटिश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बिटवीन 1760 से लेके 1820 तक के जो पीरियड में जो भी चेंजेस आए थे, उस पीरियड को जो है इन्होंने यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का नाम दिया था। ओके, तो ये वो पीरियड था जब यहाँ पे जो है जॉर्ज थ्री किंग थे, एंड फिर उस समय में जो है ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में टॉइनबे जो है ना वो काफी लेक्चर्स भी यहाँ पे दिया करते थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर। ओके, बट जब उनकी यहाँ पे डेथ हो जाती है तो फिर उनके जो लेक्चर्स होते हैं ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के इन इंग्लैंड, तो वो यहाँ पे जो है वो बुक जो है ना वो यहाँ पे फिर यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ाई जाती थी, राइट, जो कि उनके द्वारा लिखी गई थी, टॉइनबे के द्वारा लिखी गई थी, राइट। उसके बाद में हिस्टोरियंस हो गए जैसे कि टी.एस. एश्टन, पॉल मेंटोक्स, एरिक हॉसबॉर्न, तो वो जो है ना फिर धीरे धीरे टॉइनबे की जो टर्म्स थी यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो मीनिंग उन्होंने निकाला था, उनके थिंकिंग के साथ जो है वो भी यहाँ पे एग्री कर लेते हैं बाद वाले हिस्टोरियंस भी। ओके, फिर 1780 से लेके 1820 के बीच में यहाँ पे जो है ना काफी ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखने को मिलती है इन द कॉटन एंड द आयरन इंडस्ट्रीज, कोल माइनिंग में भी, एंड रोड्स एंड कैनाल्स जो होते हैं ना वो तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे बनाए गए थे इस समय में, एंड इवन फॉरेन ट्रेड भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो ऑब्वियसली जब किसी कंट्री में इंडस्ट्री जो है ना वो ग्रो होती है तो उसका इफेक्ट जो है ना कई सारे फैक्टर्स के ऊपर भी पड़ता है, दूसरे जो सोसाइटी के सेक्शंस होते हैं ना उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा पड़ता है। ओके, तो एशटन जो है ना वो बोलते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है तब आया था जब इंग्लैंड में जो है ना कई सारे जो गैजेट्स होती है ना वो आ चुके थे।
तो अब ऐसा क्यों, ओनली ब्रिटेन में ही सबसे पहले जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों आया था, वाई ब्रिटेन? तो ब्रिटेन वाज द कंट्री टू एक्सपीरियंस द मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इट हैज बीन पॉलिटिकली स्टेबल, क्योंकि जो है ना ब्रिटेन 17th सेंचुरी से ही पॉलिटिकली जो है वो स्टेबल हो चुकी थी। तो इनकी पहले एक तरह से जैसे कि कई सारी वॉर्स होती हैं, बाउंड्रीज जो होती है वो यहाँ पे डिवाइड हो चुकी होती हैं, तो ऐसा कुछ जो लड़ाई झगड़े होते हैं ना वो पहले ही खत्म हो चुके थे। इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड जो इनके सारे एरियाज थे ना, वो एक मोनार्की के अंदर जो है वो यूनिफाई हो चुके थे, जो लड़ाई झगड़े थे वो खत्म हो चुके थे। तो एक ही मोनार्की के अंडर यूनिफाई होने का मतलब ये हो गया कि हर जगह पे यहाँ पे अब कॉमन लॉ होगा, सिंगल करेंसी यहाँ पे यूज होगी, सिंगल मार्केट यहाँ पे यूज होगी। एंड अब क्या होता है, बाय द एंड ऑफ 17th सेंचुरी मनी जो है ना उसका भी इन लोगों ने बहुत ज्यादा यूज करना स्टार्ट कर दिया था एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, राइट। मीन कोई चीज खरीदने के लिए उसके बदले में ये जो है मनी दिया करते थे। पहले बार्टर सिस्टम चलता था, मीन चीज के बदले में कोई चीज यहाँ पे दे दी। तो ऐसा जब सिस्टम होता है तब यहाँ पे कोई भी कंट्री ग्रो नहीं होती है। बट जब यहाँ पे जो है ना करेंसी ज्यादा यूज करनी स्टार्ट कर देती है कोई भी कंट्री, तो फिर उस कंट्री को जो है ना वो बहुत ज्यादा ग्रो होती है। जब यहाँ पे मनी जो है ना वाइडली सर्कुलेट होती है ना, एक जगह से दूसरी जगह पे जो है वो जाती है, तो फिर जो है ना कंट्री ग्रो करती है। ओके, तो इन्होंने मनी का जो है ना ज्यादा यूज करना स्टार्ट कर दिया था, राइट। एंड इवन जो लोगों की इनकम थी ना वो भी वेजेस की फॉर्म में आती थी एंड सैलरीज की फॉर्म में यहाँ पे आती थी। पहले गुड्स दी जाती थी, काम जब आप काम कर लो उसके बदले में आपको ये चीजें दे दी जाएंगी। बट अब ऐसा नहीं था, अब जो है पैसा मिलता था उन्हें काम करने के बदले में। तो अब जो है ना लोगों के पास चॉइस थी कि हमारे पास पैसा है एंड हम जो है ना अपने अकॉर्डिंग इसे जो है ना स्पेंड कर सकते हैं। जो चीजें उन्हें यहाँ पे चाहिए तो वो मार्केट से खरीद भी सकते थे। पहले उनके पास पैसे नहीं थे तो वो मार्केट से खरीद भी नहीं सकते थे, वैसी चीजें चॉइस नहीं होती थी ना उनके पास, राइट। सो दूसरा यहाँ पे 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में जो है एक और इकोनॉमिक चेंज आया था यहाँ पे। तो उसे हम जो है एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन का नाम यहाँ पे दे सकते हैं। तो इसमें क्या था कि बड़े जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं ना उन्होंने अपने आसपास वाले छोटे फार्म्स जो थे वो भी यहाँ पे खरीद लिए थे, जिसमें जो है छोटे मोटे जो किसान होते हैं ना वो काम कर रहे होते हैं, तो वो भी खरीद लिए थे ना, अपनी प्रॉपर्टी में ही उन्हें जो है इंक्लूड कर लिया था ना, अपने बड़े स्टेट्स जो होते हैं ना वो यहाँ पे बना लिए थे। जिसकी वजह से जो फूड प्रोडक्शन था ना वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका था। तो जिसकी वजह से अब जो लैंडलेस फार्मर्स थे ना, जिन लोगों ने अपनी जो छोटी मोटी लैंड थी वो बेच दी थी, अब उनके पास लैंड नहीं थी, तो उन्हें जो है ना अब कहाँ पे जाना पड़ता था, शहर में जाके जो है काम करना पड़ता था। तो अब जब यहाँ पे फैक्ट्रीज के लिए लेबर भी अवेलेबल है तो वहां की जो इंडस्ट्री है वो तो ग्रो होगी ही होगी, तो उन्हें जो है जॉब्स की सर्च के लिए दूसरी जगह पे जाना पड़ता था। ओके, सो मोस्ट ऑफ देम वेंट टू द नियर बाय टाउन्स, तो आसपास के जो टाउन्स थे वहां पे चले जाते हैं, वहां पे फिर जो है ना इंडस्ट्रीज को इजीली लेबर भी मिल जाती है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ब्रिटेन में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, राइट। सो विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।